हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। जो रीट के लिए मैराथन चल रही है उसका पहला वीडियो जो राजस्थान हिस्ट्री का था वो कल आ चुका है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। और ये करवा रहे हम संसद वगैरह, ये जो आपका टॉपिक है वो हम आज इसको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। संसद है, संसद करेंगे स्टार्ट है। तो सबसे एक मिनट, जैसे हम संसद स्टार्ट करें, ये क्या है, रिवीजन क्लास है। अगर हम संसद को वैसे ही पढ़ेंगे तो कम से कम 4-5 क्लास से लग जाएगी। अब हम इसको रिवीजन कर रहे हैं तो हम वन लाइनर जल्दी जल्दी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो ठीक है, संसद करते हैं। अनुच्छेद 79 याद रखना आपको। भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, तो एग्जाम में आ जाए कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और दो सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होगा। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगर एग्जाम में ये है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब हम देखते हैं योग्यता। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? ये भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा सदस्यों हेतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और लोकसभा हेतु कितनी है? 25 वर्ष। बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अन्य योग्यता जो संसद निर्धारित करे, तो इसका कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष। ठीक है, अब अयोग्यता का ध्यान में रखना है। अयोग्यता निर्धारित की गई है संविधान में। कोई विकृत चित्त व्यक्ति अथवा पागल या दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। मान लो एक समय में अगर वो राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य दोनों का निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, दोनों सदनों का वह सदस्य नहीं हो सकता। तीसरी बात, कोई व्यक्ति अधिकतम, अब प्रावधान ये है कि कई बार देखा होगा आपने, कई बार एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ता है, तो एक व्यक्ति 2 स्थानों से अधिकतम लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। कितने? 2 स्थानों से। और दोनों स्थानों से निर्वाचित, अगर मान लो दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे 1 माह के भीतर एक स्थान रिक्त करना पड़ेगा, क्यों? एक ही सीट पे सदस्य रह सकता है, तो 1 स्थान उसे रिक्त करना होगा। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे जरूरी है 79 में है संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसकी योग्यता भारत का नागरिक, राज्यसभा हेतु न्यूनतम आयु 30, लोकसभा हेतु 25 साल, और एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। और अगर 2 स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो 1 माह के भीतर 1 स्थान छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान में रखना है कि शपथ कैसे होती है। वो संसद सदस्य निर्वाचित तो हो गई, अब इनकी शपथ, तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस काम हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संसद के सदस्य शपथ लेते हैं। जब लोकसभा का निर्वाचन हो जाता है उसके बाद में पहली बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर ये लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना। इसके बाद आता है कि लोक संसद के कितने सत्र होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस एग्जाम में देखोगे तो 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के महीने में लगता है, मतलब संसद का आयोजित होता है बजट सत्र। एक मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। एक शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है।
अब ये है कि 3 सत्र क्यों? संविधान में प्रावधान किया गया कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का मतलब अंतर हो सकता है। 6 माह के भीतर संसद की बैठक बुलानी जरूरी है। तो ये देखो, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रारंभिक बैठक के बीच 6 माह है। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। 6 माह, तो इस वजह से अगर जनवरी में होता है तो जुलाई में बुलाना ही होगा सत्र। तो इस वजह से ये 3 सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब ध्यान में ये रखना है कि संसद की कार्यवाही के दौरान सदन को स्थगित करने, ये 2 कीवर्ड ध्यान रखना। एक तो है स्थगित करने, स्थगित करने का अधिकार तो है पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी का मतलब लोकसभा में होता है स्पीकर और राज्यसभा में होता है सभापति। सभापति, राज्यसभा का सभापति आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का होगा और वो लोकसभा का होगा। लोकसभा, पीठासीन अधिकारी, सदन को स्थगित करने का अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी को। स्थगित मतलब एक सत्र चल रहा है, एक सत्र चलने के दौरान अगर कई बार हम देखते हैं ना, मतलब कोई बहस हो जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर सकता है। वो 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो सत्र चलता रहता है, उसके बाद वापस बैठक हो सकती है। लेकिन सत्रावसान मतलब एक सत्र, जैसे बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया, उसके बाद मानसून सत्र आना है, तो सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये ध्यान में रखना है आपको। सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और सदन की कार्यवाही के दौरान सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास। ठीक है, अब याद ध्यान में रखने योग्य बात है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? आप हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। गणपूर्ति मतलब कोई सदन है, उसकी बैठक कब आरंभ होगी? जब उसके कुल सदस्यों का 1/10वां भाग उपस्थित होगा। यानी मान लो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, तो 550 है, अगर 55 सदस्य उपस्थित है, 55 सदस्य उपस्थित है, तब ही बैठक आरंभ हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो गणपूर्ति क्या होती है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ओके, तो ये हो गया। अब ये तो था संसद का एक मोटा मोटा आइडिया, जिनमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे थे। अब हम एक एक को देखते हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का गठन कैसे होता है, क्या होता है राज्यसभा का गठन? एक तो इसको इंपॉर्टेंट बात है, इसको उच्च सदन कहते हैं। अब ये कह दे उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। इसको स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। ये एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। और लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है जिसका कभी भी विघटन हो सकता है, और वो वैसे उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, फिक्स है, और ये एक स्थायी सदन है। अब ध्यान में रखने योग्य बात है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250। इनमें से 238 तो समस्त सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे, निर्वाचित। ठीक है, और 12 सदस्य बचे, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति किस क्षेत्र के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ये भी संविधान में दिया गया है। या तो साहित्य या विज्ञान या कला अथवा समाज सेवा में किसी ने विशेष योग्यता या विशेष ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उनमें राष्ट्रपति को लगे तो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जैसे हाल ही में पीटी उषा को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अब भी 2-4 दिन पहले राज्यसभा में। क्यों? पीटी उसका क्षेत्र आपको पता ही है, स्पोर्ट्स में था, खेल के क्षेत्र में था, तो उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अब हम देखते हैं राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा की अवधि क्या होती है? तो यह मैंने पहले ही बताया आपको, यह एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। जब विघटन ही नहीं होता तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ये हमेशा चलता रहेगा, इसका कभी विघटन नहीं होता। और अब यह कई बार क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना? उसमें 6 वर्ष भी दिया होगा, और स्थायी सदन कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब स्थायी सदन है, ये भी
दिया होगा। हम जल्दी में क्या करते हैं, 6 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन यह 6 वर्ष कार्यकाल है सदस्यों का। सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। इसी कारण हर प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य पद मुक्त मतलब सदस्यता छोड़ते हैं और उनका निर्वाचन हर 2 साल में निर्वाचन होता रहता है। तो इस कारण राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ओके, अब राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं संविधान के अनुच्छेद 64, 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान में रखना है कि कौन है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी पदेन या अध्यक्षता करता है, तो होता है उपराष्ट्रपति। इसके अलावा एक उपसभापति होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन उच्च सदन है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 80 याद रखना है आपको, अनुच्छेद 80, जिसके तहत अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। 238 है वो तो राज्य संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होंगे होकर आएंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य से मतलब विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की अवधि क्या है? तो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष है इसके सदस्यों का कार्यकाल। पदाधिकारी कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और उपसभापति होता है एक जो राज्यसभा के सदस्यों में से चुन के आते हैं, और प्रति 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं लोकसभा की। लोकसभा का क्या है? लोकसभा का गठन, लोकसभा को मैंने पहले बताया निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन है, एक लोकप्रिय सदन ये। सीधा क्वेश्चन शायद आया हुआ भी है 1-2 साल या पिछली बार आया होगा कि लोकप्रिय सदन किस सदन को कहा जाता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद था, तो आपको लोकसभा लगाना था। ठीक है, और अनुच्छेद 81, इतनी देर क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद 80 पढ़ा। 80 था राज्यसभा से संबंधित, अनुच्छेद 81 है लोकसभा से संबंधित। अनुच्छेद 81, ठीक है। इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम होगा 552 सदस्य, अधिकतम 552 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इस कारण एक निर्धारित किया हुआ है 552 अधिकतम हो सकते हैं। 530 राज्यों से निर्वाचित 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। 530-20। पहले 2 सदस्यों का प्रावधान था जो आंग्ल भारतीय सदस्य थे, उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन याद रखना, 104वां संविधान संशोधन से आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की प्रोसेस खत्म कर दी गई है। ठीक है, अब ध्यान रखना है लोकसभा के कार्यकाल कितने? 5 साल कार्यकाल होता है। ये भी अनुच्छेद 83 है, अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है, हर 5 साल के बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये सबको पता ही है। अगर कोई आपातकाल लागू हो तब ये एक साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वरना इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। अब लोकसभा के पदाधिकारी की बात करें तो जैसे राज्यसभा के सभापति उपसभापति होते हैं, वैसे ही लोकसभा के अनुच्छेद 93 में प्रावधान है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा लोकसभा का, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष सदस्य लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य उन्हीं में से नियुक्त किया जाएगा।
अब अध्यक्ष की कार्य क्या क्या है, जो मेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में सीधे जो आते हुए है, जैसे सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदस्यों को बोलने का समय कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है। किसी विषय पर अगर मतदान करवाना है तो लोकसभा का अध्यक्ष करवाएगा, मतदान करवाएगा, सभी मत देंगे, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग तब तक नहीं करता है जब तक पक्ष के और विपक्ष के बराबर मत ना हो। यानी पहले वो मतदान का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है। अब दल बदल 10वीं अनुसूची 1985, 10वीं अनुसूची 1985 है, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। दल बदल से संबंधित आ जाए कि कौन सी अनुसूची है, तो वो है 10वीं अनुसूची। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में ये सूची जोड़ी गई, जिसके तहत अगर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य घोषित होता है तो उसकी अयोग्यता का फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये सीधा क्वेश्चन आने की संभावना है कि दल बदल के आधार पर सदस्यों की निरयोग्यता का फैसला कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया रहता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर क्वेश्चन आए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब पहली लोकसभा का अध्यक्ष, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कहे तो अनंत शयनम अयंगर। ठीक है। अध्यक्ष जीवी मावलंकर। तो ये था लोकसभा का। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, अनुच्छेद 81 याद रखना है आपको, अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखना है, धन विधेयक पर फैसला कौन करता है ये याद रखना है। अगर दल बदल के आधार पर निर्योग्य हो जाए तो उसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन याद रखना। अब संसद के कार्य के, संसद के कार्य वैसे तो मेन काम होता है कानून का निर्माण करना, और संसद के कार्य हम विस्तार से यहाँ पढ़ तो सकते नहीं क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है। तो मेन काम होता है विधि का निर्माण करना। अब इसकी प्रोसेस हम यहाँ नहीं कर सकते, विधि निर्माण करना। धन विधेयक पारित संसद करती है, संविधान में संशोधन करना है तो वो संसद करेगी। कार्यपालिका मतलब सरकार पर नियंत्रण का काम कौन करता है, संसद करती है। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108। अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में किसी बात को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो तो उस गतिरोध को खत्म करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करे। ठीक है। साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध की समाप्ति तो संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। ये मैं बार बार साधारण विधेयक क्यों बोल रही हूँ कि संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में हो सकती है। साधारण विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं हो सकता। 108 याद रखना है आपको अनुच्छेद, और रखना संयुक्त बैठक याद रखनी है, ओनली साधारण विधेयक। अब आपके क्वेश्चन डायरेक्ट संयुक्त, कोई बात नहीं, संयुक्त बैठक है ये करना है। ठीक है। एक 108 के तहत है संयुक्त बैठक। अब साधारण विधेयक क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त बैठक का आयोजन किस में हो सकता है, साधारण विधेयक पर,
धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर या उपरोक्त सभी में। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप उपरोक्त सभी लगाओगे, लेकिन संयुक्त बैठक का आयोजन सिर्फ साधारण विधेयक में हो सकता है। आमंत्रित कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। अब ध्यान में रखना है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें राष्ट्रपति भी देंगे ऑप्शन आपको, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दे सकते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष दे सकते हैं। तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष लगाना है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ठीक है, एक संयुक्त बैठक रखना है। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक पर हो सकती है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, अब जो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अब की बार क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव अभी होने वाले हैं, चल रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हमारा नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएगा। तो इसको ध्यान में, इसको बहुत अच्छे से करना है। एक तो संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78, 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ है? भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक। अब इस संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है और महान्यायवादी होता है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। हमारे सिलेबस में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, अब करते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो आपको लगाना है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, 2 अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। तो शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये बात किस अनुच्छेद में है? 53 में। 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी निर्वाचन चल रहा है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। तो निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 और 55, 54 और 55 दोनों में किया गया है। अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 54 है, उसमें एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो निर्वाचक मंडल आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में भी जिनमें विधानसभा है उनकी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तब आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसमें देंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है?
अगर आ जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, कौन नहीं लेता, तो आपको ध्यान में रखना, ये ध्यान दिया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। प्लस अब ये बोला था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के जिसमें विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य तो भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते। और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी, उनके सदस्य भी भाग नहीं ले सकते। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब की बार ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। भाग कौन ले सकते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर आपको इतना ध्यान है तो फिर बाकी कोई भी सदस्य उसको हटा देना। भाग नहीं लेते मतलब मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते और विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते। ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अप्रत्यक्ष, हम तो कोई भागीदारी कर ही नहीं रहे राष्ट्रपति के चुनाव में, इसका मतलब दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। विधि कौन से? सीधा आएगा विधि। राष्ट्रपति के चुनाव में किस विधि के तहत चुनाव होता है? तो आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि याद रखना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की और एकल संक्रमणीय मत विधि। ठीक है। न्यूनतम कोटा क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटे की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम कोटा मतलब जो विजयी हो रहा है उम्मीदवार, उसको कुल डाले गए वेद मत के आधे से एक मत ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए। मान लो अगर 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से जनरली लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे एक को 10 मिले, एक को 9, एक को 8, 7, तो 10 मिला, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वेद मत का आधे से ज़्यादा मत प्राप्त होने जरूरी है, तब भी वो विजयी घोषित होगा। अन्यथा दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में चलता रहता है। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। कितने वर्ष? 5 वर्ष। क्या वह पुनः निर्वाचित हो सकता है? बिल्कुल पुनः निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद आपको 54-55 याद रखना है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल नहीं होते? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। और कौन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? विधि क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि। न्यूनतम कोटा कुल वेद मत का आधे से एक मत ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। 5 साल कार्यकाल, पुनः निर्वाचित हो सकता है। अब राष्ट्रपति का पद त्याग किन किन रूप में हो सकता है? कितने तरीके से पद त्याग हो सकता है? और पद त्याग हो जाए तो कौन मतलब राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो सबसे पहले पद त्याग किया, या तो राष्ट्रपति के पद पर रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। उस टाइम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का तुरंत, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, कार्यभार ग्रहण करता है। मृत्यु, अब तक ये क्वेश्चन आ सकता है, अब तक केवल 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इस कारण से पद रिक्त हुआ था और उस टाइम उपराष्ट्रपति थे जो उस टाइम उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। दूसरा, अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। वहाँ आपको उपराष्ट्रपति लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी लिखेंगे और संसद भी लिखेंगे। तो आपको लगाना है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है। अब तीसरी को मैंने बताया, या तो मृत्यु हो जाए तब पद त्याग होगा, या त्याग पत्र दे दे तब पद त्याग होगा, या महाभियोग का उल्लेख कहाँ है? सबसे पहले याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है।
किसमें? 61 में अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का उल्लेख किया गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाएंगे संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यानी अगर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव कौन ला सकता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है। पूर्व सूचित करके किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। पारित महाभियोग लागू लाया कोई भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। पारित कैसे होगा? सदन की कुल सदस्य संख्या, ये ध्यान रखना है कि कुल सदस्य संख्या, यहाँ क्या है, अब और जो पढ़ते हैं उसमें होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का इतना प्रतिशत। राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है एक सदन में तो वह प्रस्ताव पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव पर पारित होना आवश्यक होता है। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। ये होता है महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत। तो महाभियोग किस आधार पे? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। ठीक है, अब पारित हो गया। अब पद रिक्त, पद रिक्त वैसे ही हो, मैंने बताया भी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, महाभियोग हो जाए। अब पद रिक्त तो हो गया। अब राष्ट्रपति का पद 3 कारणों से, मृत्यु, त्यागपत्र और पदच्युत, पदच्युति मतलब महाभियोग के आधार पर पद से मुक्त रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का किसी भी तरीके से पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है, और नया चुनाव हुआ राष्ट्रपति अगले 5 वर्ष का कार्यकाल ग्रहण करेगा, ना कि बचा हुआ कार्यकाल। मान लो किसी राष्ट्रपति ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, 3 वर्ष का, और उसके बाद उस पद त्याग हो जाता है तो वापस चुनाव होगा तो वो आगे 5 साल के लिए विजेता उम्मीदवार होगा, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा 5 साल के लिए, ना कि बचे हुए 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए बोला था। बाकी 3 साल याद नहीं रखना है, ऐसे मतलब जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा वो 5 वर्ष के लिए आएगा। ठीक है, बाकी कई देशों, अमेरिका में बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। तो पद, राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति हो जाए तो कितने माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है? 6 माह के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है, और जो नया राष्ट्रपति आता है वो आगे 5 वर्ष के लिए आता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद देख लिया, उसकी योग्यता भी देखते हैं। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक, ये तो सबकी कॉमन है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। हमने देखा लोकसभा 25 वर्ष, 25 देखा, 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष न्यूनतम आयु सदस्य होने के लिए। अब राष्ट्रपति के लिए क्यों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की, 35 वर्ष की। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं वो सीधा पूछते हैं और हम कंफ्यूजन में गलत कराते हैं। तो लोकसभा में 25 साल न्यूनतम, राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूँ, यहाँ ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। राष्ट्रपति योग्यता भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना, तो वो आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो, ये तो कॉमन योग्यता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? वैसे आपके इतनी ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, ये इतना पूछेंगे। निर्वाचक मंडल में एक जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है।
जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समस्त विधानसभा सदस्यों के देय मत में समस्त एक विधानसभा, जैसे राजस्थान के विधानसभा के 200 सदस्य है तो 200 की हर एक विधायक के मत का मूल्य समान होगा। और जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व रखा गया, इस कारण उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य राजस्थान के एक विधायक के मूल्य में मत के मूल्य में अंतर हो सकता है। अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? अब चुनाव हो रही है, ये बाई चांस पूछ लिया आपके, तो राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है उससे भाग दिया जाता है, और उस जो मूल्य निकलता है उसमें 1000 का भाग और देते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000, इससे विधानसभा जो एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाता है। एक विधायक के मत का मान लो राजस्थान का निकालना है, तो राजस्थान की जैसे 1971 की जनगणना के आधार पर है, तो उस टाइम जनसंख्या जैसे आज तो 7 करोड़ के आसपास है, तो 7 करोड़ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 200 है तो 200 का भाग देंगे। उस टाइम की जनसंख्या को आधार मानते हैं तो जैसे उस टाइम 2 करोड़ थी तो 2 करोड़ में 200 का भाग देते हैं और उसमें 1000 का भाग देंगे तो ये मत का मूल्य निकल जाएगा एक विधायक का। ठीक है, इसी तरह संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निकाला जाता है। संसद का निकालेंगे, जैसे एक विधायक के मत का मूल्य निकल गया, फिर उस विधानसभा की मत का पूरा मूल्य निकल जाएगा। जैसे 201 का निकाल के 200 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे सारे राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकाल करके टोटल मत और उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है, तो उससे एक सांसद के मत का मूल्य निकलता है। ठीक है, तो संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भारी है। पूछेंगे आपसे तो सीधा ये दिया हुआ होगा कि सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के कुल मत में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे तो एक सांसद के मत का मूल्य निकलता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ पूछ सकते हैं। शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ देखना है में, तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ है? लिखा हुआ है संविधान में, तो संविधान के भाग 18 याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 से 360 में 3 तरह के आपातकाल है। जैसे 352 है, अनुच्छेद 352 है, एक 356 है और एक 360 है। तीनों में 3 तरह के आपातकाल है। अब 352 में कौन से है? 352 के आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल मूल संविधान में, ये ध्यान रखने की बात है, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम ये प्रावधान था कि अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है तो इस आपात की घोषणा की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 3 नाम याद रखने हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर। ये था मूल संविधान में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो आंतरिक अशांति था, इस आंतरिक अशांति को हटा दिया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन आधार पर लग सकता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अब पहले आंतरिक अशांति था, अब अगर क्वेश्चन में आंतरिक अशांति आए तो वो गलत होगा। ठीक है, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार लागू हो चुका है। आपको ये नहीं पूछेंगे कब कब लगा, कितनी बार? 3 बार।
अब पूछ भी ले तो 1962 में जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था उस टाइम लागू हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था तब लागू हुआ था, जून 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा हुआ था। इसी वजह से 1975 में फिर 1978 में आगे जाके आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, अब राष्ट्रपति मान लो आपातकाल लागू कर देता है, आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, तो घोषणा करने की राष्ट्र संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो गई, उसके एक माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। कितने, ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदन जरूरी है, तो एक माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। और अगर एक बार अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह तक आपातकाल जारी रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक आपातकाल जारी रह सकता है। 6 माह के बाद अगर जरूरत पड़े तो संसद को वापस अनुमोदन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, अनुच्छेद 352। अब अनुच्छेद 356 दूसरा आपातकाल। 356 क्या कहता है? 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल दूसरा अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन बोलेंगे इसको, 356। यदि दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में, पहले 352, ये 356। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से या किसी अन्य माध्यम से ये पता चले कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है, इस स्थिति को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। या राज्यपाल से या अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि उस राज्य का जो शासन चल रहा है वो संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और शासन अपने हाथ में लेता है, तो इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, प्रावधान अनुच्छेद 356 है। अब राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के सामने रखी जाएगी, जहां दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर अनुमोदन जरूरी था और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत 2 माह के भीतर संसद में रखा जाएगा और दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तब भी जारी रह सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में अथवा उस राज्य या उसके किसी भाग में आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में अब चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो 1 साल से ज़्यादा तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है, तो 3 साल है। 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन हटाना ही होगा और चुनाव करवाना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 वर्ष याद रखना है आपको। 2 माह के भीतर संसद में रखना ये जरूरी है और 356 जरूरी है। राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से ज्ञात हो जाए कि संविधान के उपबंध के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं, तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करते हैं, इस स्थिति को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल का आपको अनुच्छेद 360 याद रखना है बस। 360 वित्तीय आपातकाल, क्योंकि वित्तीय आपातकाल अब तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ है, तो इसका कुछ है नहीं। मूल संविधान में ही था कि 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन जरूरी है, ये याद रखना। 2 माह के वित्तीय स्थायित्व अगर संकट में हो जाए तो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, राष्ट्रपति शासन में 2 माह के भीतर, वित्तीय आपातकाल में 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है,
अब राष्ट्रपति के द्वारा और शक्तियां भी है, ये तो आपातकालीन शक्तियां थी, और शक्तियां कार्यपालिका शक्ति होती है, उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हालांकि बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी जो सरकार का वकील नियुक्त होता है, वो महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो केग होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अन्य चुनाव आयुक्त होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रपति नियुक्त, जैसे मान लो सीधा जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उप सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, और बाकी दो और देंगे, तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राज्यपाल हम आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट राज्य सरकार में हमारा है राज्यपाल। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये नियुक्तियां आपको हमेशा याद रखनी है। प्रधानमंत्री उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, अब कुछ और शक्तियां देख लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को आंत्यातिक विटो, निलंबनकारी विटो और पॉकेट विटो की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को पॉकेट विटो मतलब राष्ट्रपति के पास कोई बिल आ गया साइन करने के लिए, भी साइन हस्ताक्षर करनी है, बिल पारित हो गया संसद के द्वारा, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसके बाद मंत्रिमंडल अगर बर्खास्त हो जाती है या किसी तरह से सरकार नहीं रहती है, एक मिनट, ये है आंत्यतिक विटो। आंत्यतिक विटो वो होता है जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल साइन करने के लिए आता है, वो बिल या तो गैर सरकारी मतलब सरकार के मंत्री ने उस विधेयक को पारित नहीं किया, वो गैर सरकारी विधेयक है, या उस मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया, तो राष्ट्रपति के पास ये बिल सुरक्षित रह जाता है, तो वो मतलब पारित नहीं करता है, तो वो विटो हो गया उसको आंत्यतिक विटो। निलंबनकारी विटो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो अगर राष्ट्रपति को कमी लगती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस संसद के पास भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए। किस लिए भेजते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक बार उसको शक्ति है कि पुनर्विचार करें, अब संसद या पुनर्विचार करेंगे या वापस उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। ये निलंबनकारी विटो मतलब कुछ समय के लिए अगर किसी विधेयक को पारित होने से रोकना है, उस टाइम यूज किया जाता है। लेकिन ये पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होता है। पॉकेट विटो मतलब कुछ विधेयक है जो राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उसको संसद को भेजते ही नहीं है, उस विधेयक को पॉकेट विटो कहते हैं। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सी विटो शक्ति प्राप्त है या कौन सी विटो शक्ति प्राप्त नहीं है। उसमें अगर आ जाए आंत्यतिक विटो, निलंबनकारी विटो, पॉकेट विटो और विशेषाधिकार विटो, तो आपको लगाना है विशेषाधिकार विटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये तीन ही विटो प्राप्त है, पॉकेट विटो, निलंबनकारी, आंत्यतिक विटो, तीनों ध्यान रखना है। ओके, अब जो मेन बात है ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश अनुच्छेद 123 बहुत ही अच्छे से याद रखना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश मतलब अगर संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो और उस टाइम देश में किसी ऐसे राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी विषय पर कानून का तुरंत निर्माण करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तब। ठीक है,
अध्यादेश जारी करके जो कानून रहता है उसका प्रभाव वही रहता है जो संसद के कानून का रहता है। अब अध्यादेश कितने समय तक जारी रह सकता है, तो ये मैं बताऊं आपको। अध्यादेश जारी रहने के संसद सत्र में आने के छः सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन करना, उस कानून को पारित करना होगा। संसद के सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और अगर इसकी अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछ ले, अधिकतम अवधि पूछे तो आपको लगाना है 6 महीने, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तो मैंने बताया कि संसद का सत्र स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। और 6 माह मतलब एक सत्र होने में 6 माह के भीतर सत्र आयोजित करना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश पारित कर दिया और संसद का सत्र 6 महीने बाद हो रहा है तो वो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह अधिकतम अवधि ये रहेगी। अध्यादेश 123 याद रखना है आपको। अब एक इम्पोर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति की, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, क्षमा। अनुच्छेद 72 याद रखना आपको बहुत ही अच्छे से, हमेशा आर्टिकल अनुच्छेद 72 याद रखना, 123 हमेशा याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें निम्न कानून अपराध के लिए दोषी, मान लो कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंड दे दिया, किसी व्यक्ति को संघीय विधि का उल्लंघन किया, उसके तहत किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति को उस दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। सैन्य न्यायालय ने दंड दिया, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड दिए गए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। ध्यान रखना है, मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को है। हालांकि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। अनुच्छेद 72, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट करते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जैसे एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कभी पूछा है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बस अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी राज्य में अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन हो सकते हैं 3 साल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 साल। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। किस आधार पे लाया जा सकता है, किस आधार पे, संविधान का उल्लंघन, प्रशासन से असहयोग, उच्चतम न्यायालय की सलाह से स्वीकृति, निषेध अधिकार का दुरुपयोग। तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर। यहाँ उल्लंघन भी हो सकता है, अतिक्रमण शब्द भी यूज हो सकता है, तो भी आपको यही लगाना है, केवल और केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय आपातकाल में किया गया, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 38वें, 40वें, ये हम पढ़ चुके हैं। 44वें संविधान संशोधन। और किस शब्द को हटाया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वे 3 आधार जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। तो यह आंतरिक अशांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर हम ध्यान से देखें तो वैसे तो चारों ही शब्द हैं, क्योंकि मूल संविधान में था ये और अब है ये, अब ये शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 352 आपात उद्घोषणा किन आधार पर की जा सकती है, तो 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, तो अब युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। नहीं की जा सकती तो आंतरिक अशांति, तो आपका आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति। ओके, अब हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की जो मेन चीज़ है वो बस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद जरूरी है, एक तो अनुच्छेद 74 याद रखना है, 74।
राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये लिखा है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। अब प्रधानमंत्री के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री के लिए जरूरी होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य अनिवार्य रूप से हो। जरूरी नहीं होते, हमारे दिमाग में ये चलता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होने समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य नियुक्त होना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर। अब तक श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जो राज्यसभा के सदस्य थे वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और अगर कोई सदस्य ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ओके। शपथ। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति क्या होता है, उसे पद और गोपनीयता, यहाँ ध्यान रखना, सीधा पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री शपथ किसकी लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ है। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के संबंध में कुछ कहा गया है। एक तो अनुच्छेद 74 हमने पढ़ लिया, याद रखना है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद आता है तो उस सलाह को मानना अनिवार्य है, उस सलाह के अनुसार काम करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75 रखना है आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री। ये 75 क्यों लिखा है मैंने वापस यहाँ से, क्योंकि इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ है। तो 75 वाला ये ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की। लेकिन मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि मंत्रिपरिषद वैसे तो प्रधानमंत्री पर वास्तव में नामात्र में हम नहीं जाएंगे। अगर आ जाए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद पर काम करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछेंगे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो उसमें राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री होगा, संसद होगा और लोकसभा होगा। आपको लोकसभा आंसर करना है, संसद नहीं, केवल और केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ओके। अब अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए। ये आपको आर्टिकल याद होने जरूरी है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें, 78 में। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय उन सबको राष्ट्रपति को सूचित करिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, विधान विषय प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति अगर मांगे तो वो भी जरूरी है देने। किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया, अगर वो राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो उस परिषद के सामने विचार के लिए रखें। ये प्रधानमंत्री के अनुच्छेद 78 में कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ओके। अब हमारा राज्य सरकार जो साफ सिलेबस में दिया गया है, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ठीक है। राज्य सरकार में आपको करना है भाग 6 याद रखना है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्य सरकार का संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया, भाग 6 में किया गया, अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया। राज्यपाल, सबसे पहले राज्य सरकार का जो मुख्य पद है वो होता है राज्यपाल। वैसे राज्यपाल जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ के हैं वही सेम राज्यपाल है, प्रधानमंत्री पढ़ा है वो सेम मुख्यमंत्री का होगा। तो अब पर वापस एक बार कर लेते हैं। राज्यपाल क्या सामान्यतः से कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है।
हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1956, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगर ऐसा आ जाए कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया 1956 में। ठीक है, अब वैसे जैसे हमने राष्ट्रपति का क्या, वैसे इसका आर्टिकल 153 याद रखना है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद कहाँ है? अनुच्छेद 153 में उल्लेख है राज्यपाल के पद का। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। सेम बात आपने ध्यान दिया हो तो अनुच्छेद 53 था वो राष्ट्रपति था, पर राष्ट्रपति का पद था। अनुच्छेद 54 था वो राज्य की कार्यपालिका, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राज्य की कार्यपालिका 154 कर दिया और वो कर दिया राज्यपाल में। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। 153 राज्यपाल का पद है, 154 में कार्यपालिका शक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति का संविधान में साफ उल्लेख है, अनुच्छेद 155 याद रखना। अनुच्छेद 155 भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 साल दिया गया है, लेकिन संविधान में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब इच्छा राष्ट्रपति उसे वापस बुला सकता है। इसकी योग्यता सेम राष्ट्रपति पद की योग्यता भारत का नागरिक और 35 साल की आयु पूरी कर चुका। 35 याद रखनी है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राष्ट्रपति की नियुक्ति करें, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत रह रहा है, अगर शपथ में हम जल्दबाजी में राष्ट्रपति लिख देते हैं, नहीं, राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, पदावधि सामान्यतः 5 साल ही हमने कर लिया, वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को प्रशासन कार्य में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 में आपको ये सारी चीज देंगे और आर्टिकल पूछेंगे तो आप 163 लिखना, याद रखना। अनुच्छेद 164 क्या है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब कहते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के, जैसे अब मैं इतनी देर पढ़ के आए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वही सेम बात मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करते हैं? तो ये ध्यान रखो, ये राज्य के महाधिवक्ता के, जैसे राष्ट्रपति केंद्र के महान्यायवादी होता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कभी नहीं करता, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति से पहले राज्यपाल से परामर्श लेंगे तो ये परामर्श देते हैं। ओके, अब मैंने कहा क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है, अनुच्छेद 161, और राष्ट्रपति की क्या थी? 72 में क्षमादान था। और राज्यपाल को क्या है? 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून के विरुद्ध अगर अपराध करने वाले व्यक्ति है तो उनको दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकती है, क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। हालांकि कोई सजा है उसको दंड को कम कर सकती है, स्थगित कर सकती है, बदल सकता है और दंड को क्षमा भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। और किस अनुच्छेद में? 161 में। ठीक है, एक राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। किस क्षेत्र में? शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला। जैसे राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जैसे मैंने पहली लाइन में स्टार्टिंग क्लास के स्टार्ट में कहा था कि संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह
उसी तरह विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद है। अगर राजस्थान में कह दे विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है, तो राज्यपाल और विधानसभा ही है वर्तमान में। तो राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 168 में बात की गई है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का और विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति को था वैसे राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र को बुलाने, स्थगित करने, सत्रावसान करने, विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है। राज्यपाल का हस्ताक्षर होने पर ही विधेयक अधिनियम बन सकता है, जैसे राष्ट्रपति का था। अनुच्छेद 213, जैसे हमने पढ़ा था 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसी तरह 213, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानमंडल का सत्र अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उन्हें लगे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके तहत कानून बनाना जरूरी है, तो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री क्या है, अनुच्छेद 164 अपने अभी भी पढ़ा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये हमें पता ही है। और मुख्यमंत्री नियुक्ति के बारे में अगर संविधान का अनुच्छेद पूछे तो 164 संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे संसद प्रधानमंत्री का था, संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। उसी तरह मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं तो उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, ये याद रखना है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि 6 माह के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। 167 एक है, अनुच्छेद 167 एक है। इसमें मुख्यमंत्री के अनिवार्य है कि राज्य संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को सूचित करे, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 167 एक में। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्य में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इसका गठन करता है और उसके परामर्श पर पद मुक्त भी कर सकता है। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है। अब एक ये फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम के तहत है, 91वें संविधान संशोधन। याद रखना आपको, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है। यानी मंत्रिपरिषद की सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय कर दिया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या, कुल सदस्य है उसका अधिकतम 15%। मान लो राजस्थान के 200 है तो 200 का 15% हो गया 30, तो 30 सदस्य हो सकते हैं हमारी अधिकतम मंत्रिपरिषद में राजस्थान में। ठीक है, अब हम स्थानीय सुशासन कर लेते हैं। स्थानीय सुशासन क्या है, स्थानीय सुशासन 2 है, एक ग्रामीण स्थानीय सुशासन जिसे पंचायती राज बोलते हैं, इसका 73वां संविधान संशोधन है, और एक है नगरीय स्थानीय सुशासन जो है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसकी बड़ी मेन बात है वो हम देख लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले प्रमुख समितियाँ हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। ये आपको सारी समितियाँ या तो क्रम से याद होने चाहिए या इनके सन याद होने चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो कहते त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इस समिति की सिफारिश को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, राजस्थान देश का पहला राज्य बना। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। दूसरी समिति आती है अपनी सादिक अली समिति 1964, सादिक अली समिति 1964। ठीक है, पहली बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी सादिक अली, तीसरी गिरधारी लाल व्यास समिति आती है 1973।
एक अशोक मेहता समिति आती है 1977, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता ने तो कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करो, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। इसने कहा खंड स्तर पर जहां जरूरी हो वहीं करो, वरना द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाओ। एक समिति आती है जीवी की राव समिति 1985। ये आपको क्रम याद, सन याद होने बहुत जरूरी है। जीवी की राव समिति 1985, इसने ग्राम पंचायतों को अधिक शक्ति देने की सिफारिश की। ग्राम पंचायतों को अधिक शक्ति देने की सिफारिश किस समिति ने दी? जीवी की राव समिति ने। ठीक है। ML सिंघवी समिति आती है फिर एक 1986 में। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किसने की? तो ML सिंघवी समिति ने। ठीक है। एक PK थुंगन समिति आती है 1988 में। इसने भी यही कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो। तो ये सारी समिति आपको याद होनी चाहिए। आप इस वीडियो को अच्छे से पहले से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए और एग्जाम के पहले दिन इसको रिवाइज जरूर करके जाए। ठीक है। अब 73वां संविधान संशोधन आता है, कब पारित होता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित होता है, 1992। और 24 अप्रैल 1993, ये डेट आपको याद रखनी ही है। 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुई 73वां संविधान संशोधन। इसी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब राजस्थान में सीधा आई, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 अप्रैल 1994 से लागू है। 23 अप्रैल 1994 से राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू है और पूरे भारत का देखें तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसने एक तो त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है। आपको सबको पता है ग्राम स्तर पर निर्वाचित संस्था होती है ग्राम पंचायत। ठीक है। इसका पदाधिकारी होता है सरपंच। इन सब का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। खंड या ब्लॉक स्तर निर्वाचित संस्था पंचायत समिति होती है और उसका निर्वाचित पदाधिकारी प्रधान होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। फिर आती है जिला स्तर निर्वाचित संस्था आती है जिला परिषद और निर्वाचित पदाधिकारी आती है जिला प्रमुख। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब आरक्षण की व्यवस्था कह दे तो मूल अधिनियम में महिलाओं के लिए था 1/3 सीट आरक्षित, लेकिन फिलहाल वर्तमान में राजस्थान में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, क्योंकि सिलेबस में साफ लिखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो अगर आप पूछ ले कि राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज में कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50%। ठीक है। अब इसका कार्यकाल कह दें तो स्थानीय प्रशासन 5 साल का कार्यकाल है। अब राज्य निर्वाचन आयोग, ये पूछेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस संविधान संशोधन अधिनियम में? तो ये 73वां ही चल रहा है। 73वां याद रखना आपको। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया। ये क्या काम करता है? स्थानीय स्वशासन और नगरीय निकाय के चुनाव हेतु इसे नियुक्त किया गया। तो स्थानीय स्वशासन और नगरीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। इसका प्रमुख होता है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखना, ये राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन में। इसका भी राज्यपाल प्रति 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। अब तक राजस्थान में 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम राज्य वित्त आयोग श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में, द्वितीय वित्त आयोग श्री हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में, तृतीय वित्त आयोग श्री माणिक चंद सुराणा, चौथा वित्त आयोग था BD कल्ला की अध्यक्षता में और 5वां ज्योति किरण और लेटेस्ट जो फिलहाल वित्त आयोग का गठन किया गया है वो डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। प्रद्युम्न सिंह है 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। तो हमने 73वां संविधान संशोधन की एक बात यही और याद रखनी है कि 73वां संविधान संशोधन में 1 मिनट 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये आपको याद रखना है कि सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वां। और उसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए। 29 कार्य कह दो या विषय कह दो। अब एक रहा है अपना 74वां संविधान संशोधन। मैंने कहा 73वां संविधान संशोधन है अपना पंचायती राज से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन है शहरी निकाय से संबंधित, जो नगरीय निकाय है उससे संबंधित है। ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए? ये क्या है? ये 1992 में वो 73वां पारित हुआ, 1992 में साथ ही
इसको पारित कर दिया गया संसद के द्वारा। अब ये कब लागू हुआ, इसकी लागू होने की तिथि आपको याद होनी जरूरी है, 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 याद रखना है, ठीक है। इसमें भी त्रिस्तरीय संस्थाएं, पहली है नगर पालिका, 10,000 से 1 लाख तक की आबादी है जो नगरीय निकाय की या कस्बों की, वहां तो होती है नगर पालिका, उसका प्रमुख होता है चेयरमैन, ठीक है। फिर होती है एक नगर परिषद, फिर होती है नगर निगम। नगर परिषद 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या है जिस नगर की, वहां नगर परिषद का गठन किया गया है और उसका प्रमुख अध्यक्ष या सभापति होता है। नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में फिलहाल 10 नगर निगम है, ठीक है। इसका प्रमुख मेयर या महापौर होता है। इनकी नियुक्ति कैसे करती है, इतना डीप में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं, इतना वक्त भी नहीं है। कार्यकाल कितना है, 5 साल, वही रखना है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं 73वें में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय है और वहां मैंने बताया 29 विषय है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो हमने बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश की, भी हम पॉलिटिक करवा दें। अभी टॉपिक कुछ बच रहे हैं जैसे उच्चतम न्यायालय है और ऊपर वाला सारा प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, वो बच्चे हैं, वो हम नेक्स्ट एक और क्लास लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए, पहले वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए और लास्ट में मैं चाहूँगी PDF उसको आप रिविजन करके जरूर जाए, तक आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।